हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर सीबीएसई के ही क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से कुछ अलग हो सकते हैं। हो सकता है इनमें आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़े, अलग तरीके से आंसर लिखना आप सीखेंगे इनमें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कस्टर्ड humbly accepts that other animals are braver than him. Give a reason to support your stance that humility is a virtue worth possessing. अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले कुछ बच्चों को कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आएंगे, तो उन्हें हम समझ लेते हैं। कस्टर्ड हम्बली मतलब विनम्रता से। कस्टर्ड बिना किसी घमंड के बिल्कुल आराम से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि बाकी जो जानवर हैं वो उससे बहादुर हैं। तो आपको एक रीजन देना है अपने स्टैंस को, आपका जो मत है उसमें आपको क्या लिखना है कि ह्यूमिलिटी इज अ वर्च्यू वर्थ पोजेसिंग। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। तो विनम्रता का जो गुण है, वर्च्यू, विनम्रता का जो गुण है वो हर किसी को पजेस करना चाहिए, अपने अंदर धारण करना चाहिए। इस बात पर आपका क्या मत है कस्टर्ड को ध्यान में रखते हुए? तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। Humility is a great virtue as it shows real maturity, confidence and strength. Humility जो है वो एक महान गुण है। क्यों है महान गुण? क्योंकि ये एक रियल मेच्योरिटी दिखाता है, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ दिखाता है। जिसके अंदर ताकत होती है वो ही हम्बल रह सकता है। जिसके अंदर ताकत नहीं होती, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जैसे हिंदी में एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, यानी कि जो अंदर से खाली होता है ना वो शोर ज्यादा मचाता है। जो भरा हुआ है, जिसके पास गुण है, वो शोर नहीं करता, वो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। Custer knew of his capabilities and showed it through his actions rather than speaking in front of others. Custard को अपनी काबिलियत के बारे में पता था और वो अपनी काबिलियत को अपने मुंह से बोल बोल कर नहीं बताना चाहता था। वो एक्शंस में बिलीव करता था कि जब मौका आएगा तब मैं उस काम को करके दिखाऊंगा। सो वी कैन से ही वॉज अ हम्बल ड्रैगन, कि वो एक विनम्र ड्रैगन था। तो 20 से 30 वर्ड्स में आपको केवल इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा फालतू की राम कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, the usage of words like relio, trulio creates a wonderful poetic effect. How? पोएम में हमारे ये दो वर्ड आए हैं, रिलियो ट्रूलियो, जो बड़ा ही रिदमिक सी एक साउंड क्रिएट करते हैं। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके, ये कौन सा पोएटिक इफेक्ट इसमें डाल रहे हैं। दिस पोएम इज अ बैलेड। हम सभी जानते हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो एक कविता है, और कविता कौन से टाइप की, इस कविता का रूप है, इंग्लिश में हम इसको बोले तो बैलेड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं गाथा गीत। यानी कि ये एक ऐसी पोएम है जिसमें एक कहानी को गाकर सुनाया जाता है। The poet has changed the spellings of the words real and true to relio, trulio. It has created a musical effect on the poem. रियल और ट्रू को उन्होंने थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दी है, जिससे कि उसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट आ गया है। These words would not have added the same effect with their correct spelling. अगर हम सेम स्पेलिंग रखते तो शायद वो इफेक्ट नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिलियो और ट्रूलियो से इसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट आ गया है। यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 5 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 5 नए वर्ड तो सीख कर जाने चाहिए। आई गेस आपने बैलेड वर्ड बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि बैलेड का मतलब होता है एक टाइप की पोएम जिसमें कि किसी कहानी को गा गा कर सुनाया जाता है। जैसे कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम हिंदी के एग्जाम्पल से उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे आप सभी ने रानी लक्ष्मीबाई की कविता सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस टाइप की जो पंक्तियां होती हैं इन्हें हम बैलेड कह सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Why is it fair to say that Custard could be the poster boy for the belief that the real nature of a person is revealed at times of the greatest difficulty? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपको एक कोटेशन दी गई है कि एक आदमी का रियल नेचर जो है वो बिल्कुल जब बहुत ज्यादा परेशानी आती है तभी पता लगता है। तो अगर इस टाइप की कोटेशन हो तो वहां पर कस्टर्ड जो होगा, कस्टर्ड द ड्रैगन, वो एक पोस्टर बॉय का काम कर सकता है।
तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है आंसर में कैसे। तो आप इस आंसर में क्या लिखेंगे, आप बताएंगे कि ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी वो क्या थी और वहां पर किस तरीके से कस्टर्ड ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, बिलिंडा एंड हर पेट्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ कस्टर्ड एंड कॉल्ड हिम अ कावर्ड। बिलिंडा और उसके जो बाकी पालतू जानवर थे वो सभी कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे और उसको कावर्ड यानी कि डरपोक कहते थे। But Custard displayed his courage and strength in times of real danger by fighting with the pirate. लेकिन कस्टर्ड ने अपने असली साहस और ताकत को दिखाया असली खतरे के समय, और वो खतरा क्या था? By fighting with the pirate, जो समुद्री लुटेरा था उससे लड़ाई करके उसने दिखाया। This incident proved him a superhero who was capable of becoming a poster boy. तो ये जो घटना थी इसने ये साबित कर दिया कि वो एक सुपर हीरो है और वो सही मायने में एक पोस्टर बॉय बनने के लायक है। क्वेश्चन 4 कहता है, स्टेट द रीजन यू थिंक द पोएट नेम द एनिमल्स इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। क्या लगता है ये जान के उसने इस टाइप से नाम रखे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड? इनको सुन के आपको कुछ लग रहा है? अब देखिए, कविता में जो हमें इनकी डिटेल्स बताई गई हैं उसके बेसिस में हम थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब जो किटन थी वो ब्लैक कलर की थी तो इसलिए उसका नाम उसने रख दिया इंक, और उसकी सेम राइमिंग के उसमें उसने दूसरे एनिमल का नाम रख दिया ब्लिंक। अब इसी तरीके से उसका जो डॉग है वो येलो कलर का है, तो येलो कलर होता है मस्टर्ड का यानी कि सरसों का, तो उसका नाम रख दिया मस्टर्ड। और उसी से सेम राइम वाला उसने ड्रैगन का नाम रख दिया कस्टर्ड। तो यहाँ पर हम बताएंगे, इट सीम्स द पोएट हैड, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है, द पोएट हैड नेम्ड द किटन इंक बिकॉज शी वाज ब्लैक इन कलर. Mustard is a yellow plant and the dog was also yellow in color. I believe she changed the name slightly and called him Custard to rhyme with mustard. अब उसने मस्टर्ड की राइमिंग वाला नाम ढूंढा और उसका नाम कस्टर्ड रख दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि पोएट ने जानबूझकर ये जो है सेम राइम वाले नाम रखे हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द पोएट कुड हैव इंक्लूडेड अ बर्गलर और एन इंट्रूडर टू द पोएम बट चोज टू इंक्लूड अ पायरेट। एक्सप्लेन दिस चॉइस। इसमें हो सकता है ये 3 शब्द आपको ना समझ में आ रहे हो कि पोएट अगर चाहता तो वो एक बर्गलर यानी कि चोर और एक इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया, मीनिंग दोनों का सेम है, कि पोएम में वो बर्गलर या इंट्रूडर का नाम भी लिख सकती थी, लेकिन उसने क्या चूज किया, एक पायरेट को, जो कि होता है समुद्री लुटेरा। तो ये चॉइस उसने क्यों ली, आपको क्या लग रहा है? अब जरा आप यहाँ पर समुद्री लुटेर, आप एक बर्गलर और इंट्रूडर को जरा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। क्या चोर की कुछ अलग अपीयरेंस होती है? नहीं होती। क्या पायरेट की कोई अलग एक्सपीरियंस होती है? आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि वो एक आंख के ऊपर कपड़ा ढका हुआ होता है, उन्होंने एक अजीब सी टोपी पहनी होती है, उनके कमर के यहाँ पे उन्होंने एक चाकू या छुरी टाइप से भी टांगा हुआ होता है। इसी तरीके से वो थोड़ा सा डरावना और थोड़ा अजीब लगता है, तो शायद इसी वजह से इन्होंने उसको चूज किया है। तो देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। A normal burglar or intruder could not portray the frightening appearance correctly. अब एक साधारण सा बर्गलर या इंट्रूडर जो है वो जो फ्राइटनिंग, जो डराने वाला अपीयरेंस है उसको सही तरीके से नहीं दर्शा पाता। The pirate can easily be visualized as a man carrying pistols and cutlass. अब पायरेट को जैसे हमने विजुलाइज किया, it can easily be visualized as a man जिसके पास पिस्टल्स हैं, पिस्तौल है और कटलेस है यानी कि वो छुरी वाला छोटा सा चाकू है। एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्लैक बियर्ड एंड अ वुडन लेग एड टू द टेरर। और जो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स डाले गए हैं कि उसकी काले रंग की दाढ़ी थी और लकड़ी का पैर था यानी कि किसी एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, तो ये सब जो है उस डरावनेपन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए कविता में पायरेट को चुना गया है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई हैं तो आप हर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं। आई होप इन क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो इसी तरीके की और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।